अस्सलाम वालेकुम जी। एक ख़बर फोड़ी गई लेकिन वो ख़बर को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं ले पाई। हमारे दोस्त मुहिबी जनाब मुमताज़ भट्टी साहब जो इस्लामाबाद और पिंडी के सीनियर सहाफ़ियों में शुमार होते हैं और उनके ज़राए अस्करी और गैर अस्करी दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा हैं। अस्करी ज़राए उनके बहुत मज़बूत हैं, इसलिए उनकी उस हवाले से कोई ख़बर जो है वो ज़्यादातर दुरुस्त होती। उन्होंने एक ख़बर की, वो ख़बर मुझे भी यहाँ से हलक से नीचे नहीं उतरी। मैंने कहा यार ये कैसा हो सकता है। वो ख़बर क्या थी, उन्होंने उसके ऊपर व्लॉग भी किया। हमने उस ख़बर को पढ़ा, उन्हें फ़ोन करके अप्रिशिएट किया और हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा हाँ ऐसा है। वो ख़बर क्या थी पहले वो सुन लीजिए। इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने वज़ारत उज़्मा के अंदर आने के 1 साल के अंदर अंदर एक स्टडी ग्रुप तश्कील दिया। स्टडी ग्रुप कह लें उसको, इंटलेक्चुअल ग्रुप कह लें। वैसे उन्होंने इंटलेक्चुअल तो डॉक्टर अरसलान खालिद होना सी या अज़हर मशवानी होना सी या फिर इमरान लालेगा होना सी, लेकिन खैर उन्होंने एक ग्रुप तश्कील दिया जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ ममालिक में जो अनारकी पैदा हुई थी, उस अनारकी की वजूहात, उसकी तफसीलात और उसके नताइज जो थे उनके ऊपर स्टडी करने के लिए उस ग्रुप को कहा। उस ग्रुप ने मुख्तलिफ मॉडल्स जो थे उनकी अनारकी की, जिसके अंदर जर्मन मॉडल और रशियन मॉडल बड़े टॉप के ऊपर थे। अब जर्मनी की अनारकी का तो आपको पता है कि किस तरह जमहूरी तरीके से बरसर इक़्तिदार आया हिटलर, और हिटलर ने उसके अंदर इक़्तिदार में आने के बाद जाली किस्म का नेशनलिज़म पैदा किया, लोगों को गुस्सा चढ़ाया, एक अक़लियत और पहले से जो हुक्मरान लोग थे उनको मतून किया, गालियां बकीं और उसके नतीजे के अंदर उसने कौम की एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर नफ़रत पैदा कर दी, तासुब पैदा कर दिया, उनको ज़ॉम्बीज़ बना दिया। फिर नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने अपने मुखालफिन को इलेक्शंस के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर ही ना घुसने देना। फिर उन अगले इलेक्शन जीतने के बाद वो तारीख़ है पूरी, किस तरह फिर उन्होंने अपने मुखालफिन के घरों पे हमले किए, उन्हें कत्ल किया, और नतीजे के तौर के ऊपर फिर वो फैशिज़म किस तरह पूरे जर्मनी के अंदर छा छू गया, और फैशिज़म के नतीजे के अंदर इख्तिलाफ़ राय का हक जमहूरी मुआशरे के अंदर ख़त्म कर दिया गया। और फिर जब ये फैशिज़म बाहर को उबला जर्मन नेशनलिज़म के नाम के ऊपर, आज जर्मन जो हैं उसके नाम के ऊपर थूकते हैं। आप किसी जर्मन के साथ टेबल पे बैठ जाइए, और मुझे एक से ज़ायद मरतबा इत्तफाक हुआ और हमने उनसे, जर्मनों से हिटलर के बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो इतना ज़ंदीक आदमी है या इतना रांदा दरगाह है कि हम जर्मन कौम उस शख्स के बारे में गुफ्तगू करके अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहते। हम इस बात पे शर्मिंदा हैं कि हिटलर भी एक जर्मन था, हिटलर भी एक जर्मन माँ का बेटा था। पूरी जर्मन कौम इस वक्त शर्मिंदा है। मैंने कहा आपके अज़हान तब्दील कर दिए गए हो सकते हैं, स्कूलों के अंदर आपको ऐसा पढ़ाया गया हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपने तौर पे भी इंडिपेंडेंट भी पढ़ के देखा, जितना उसने जर्मनी को, जर्मनी की सिविलाइजेशन को, कल्चर को, तालीम को, इल्म को, जर्मन का जो इनहेरिटेंस को, इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। वो उसने जितना डैमेज किया है तारीख़ में आज तक कोई बैरूनी हमलावर हमें डैमेज नहीं कर सका। इस पे आ जाइए, और फिर नतीजे के तौर के ऊपर फिर जो जर्मनी पे अजाब टूटा और जर्मनी की 2 नस्लें उड़ गईं, और कई ज़माने तक वो बाहर से मर्द इंपोर्ट करते रहे क्योंकि उनके यहाँ ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी जंग अज़ीम के अंदर इतने के जर्मन मारे गए थे कि उनकी तमाम ख़वातीन को, बच्चियों को, बेटियों को सुहाग दस्तयाब नहीं थे। तो इसलिए उन्हें मर्द पूरे यूरोप के दीगर ममालिक से ला के वहाँ पे और उनके साथ वो शादियाँ वादियाँ करना पड़ी। बहरहाल इसका एक और भी नतीजा, दूसरा नतीजा भी निकला कि जर्मन औरत जो थी उसको जब सारे काम रोज़मर्रा के रूटीन के मुआशरे में निकल के करने के जो काम थे जब उसको करना पड़े
तो वो एक स्ट्रॉन्ग औरत बन के बाहर आई या निकली। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि नहीं, वो जर्मन कौम का जो इज्तिमाई रवैया है उसके अंदर ही उनकी ख़वातीन भी धड़ल्ले वाली होती हैं। ठीक है, ख़वातीन तो सारी धड़ल्ले वाली होती हैं। तो खैर मेरा मतलब है हर कोई अपने घर लेखे आहो, हाँ जिन्हें कि तुसी बहादुर हो, मैनू पता है, मैनू अपना भी पता है कि मैं कितना को बहादुर। तो खैर जनाब वो जर्मन के हाँ, तो ये उसका नतीजा निकला। रूस के अंदर जो अनारकी और ज़ार का वो सारा है, और वॉर एंड पीस जो नावल जिस माहौल में लिखा गया है उसके अंदर जो है वो क्या था जी, वो राजा इंद्र का जो हम मनसब था, रास्पुटीन जो है, उसका किरदार देखें तो पता नहीं बहुत सारी रिजेम्बलेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के फ्लोर 4 से नज़र आती है हमें। रूस की जो अनारकी का जो पढ़ा गया, जो मॉडल पढ़ा गया, और ये मॉडलों की जो थी वो तालीमात हासिल करके जनाब इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जाती थी अकॉर्डिंग टू मुमताज़ भट्टी। तो वो जो रूस का मॉडल पढ़ा गया वो ज़्यादा फिट आया, ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा, ज़्यादा दिल को भाया। उसमें रास्पुटीन भी था, और उसके अंदर जो यंग लड़कियां थीं वो किस तरह रास्पुटीन के ऊपर मरती थीं, फिर बाद अज़ां जब वो उस अमल से गुज़र जाती थीं जिस अमल से नईमुल हक गुजारा करता था, तो फिर उसके बाद वो किस तरह उनके हाथों ब्लैकमेल होती थीं, और वो फिर पूरी एक फ़ोर्स बनती थी रशियन सोसाइटी के अंदर। और हम ज़ार के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा था वो तो हमारे सोशलिस्ट दोस्तों ने किया ना, ज़्यादातर ज़ार रूस जो थे वो चूँकि वहाँ के बादशाह थे, हुक्मरान थे, तो वो किया। लेकिन अगर आप इनफेयर देखें तो उनके साथ भी बेचारों के साथ तो हाथ ही हुआ ना, ज़्यादती ही हुई। और उसके बाद फिर आहनी चादर वहाँ पे मुसल्लत हो गई स्टालिन की, मेरा ख्याल है इमामत के अंदर, और फिर उसने 70 साल तक के लिए रूस को पूरी दुनिया से काट के रख दिया, तरक्की के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इल्म के हवाले से, आसानियों के हवाले से। तो ये दूसरा जो मॉडल था ना जी, बकौल मुमताज़ भट्टी साहब के, ये सुन के इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट फैली और गहरी होती चली गई। तो इस प्रोजेक्ट के अपने अगले स्टेप के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस के सरबरा बकौल भट्टी साहब के, अब ये उनका दूसरा व्लॉग शुरू होता है, चूँकि आप लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं उनको, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। वो जो है वो दूसरा स्टेप शुरू हुआ, और पाकिस्तान से 4 मीडिया पर्सन ले जाए गए मास्को के दौरे के ऊपर। इमरान खान साहब की अपनी भी कुछ मुलाकातें इस दौरान उन अनारकिस्ट से हुई जो ऑर्गेनाइज्ड अनारकी जो है वो दुनिया भर के लोगों में, दुनिया भर के मुआशरों के अंदर, ममालिक के अंदर ऑर्गेनाइज्ड अनारकी 70 साल तक फैलाते रहे। तो उनसे भी मुलाकातें हुई, और आपको पता है कि R&D की जहाँ पे बात आए, और ख़ास तौर पे सोशियोलॉजी के सेक्टर के अंदर, जसूसी भी तो सोशियोलॉजी का ही सेक्टर के अंदर आए, तो रशियन जैसा मान को दूजा नहीं जमा दुनिया के अंदर। और अगर आपको मेरी इस बात पे शक हो तो जनरल असद दुरानी साहब की किताब पढ़ लीजिए, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनको इंटरएक्ट करते हुए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा डेप्थ वाले लोग जो नज़र आए वो KGB, साबका KGB के लोग थे। जो रूस की एजेंसी थी वो बड़े ही ग्रूम करके अपने लोगों को इंटेलिजेंस के शोबे में लेके आते हैं, तो वो हमें जनरल असद दुरानी साहब ने बता रखा है। तो उसको भी साथ मिलाते चलिए, और मुमताज़ भट्टी वाला मसाला लगा के तो ज़रा इसके ऊपर इसको हल्की आंच पे रखते हैं। तो मुमताज़ भट्टी साहब का ये कहना है कि 4 जर्नलिस्ट ले जाए गए, उन 4 जर्नलिस्टों में से 2 जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भाग गए हुए, ये भी जहन में रखिएगा। एक ने बुर्का पहन के तो बेल भी ले लिए। तो उसके बाद अगरचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वापसी हो गई, इन लोगों का स्टे कुछ और लंबा था। ये एक अनारकी प्लान कर रहे थे, और उस अनारकी के नतीजे के अंदर पाकिस्तान ने फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट करना था, एसेट्स इन्होंने अपने लाडलों को उठवाने थे, और उसके बाद फिर कहना था कि आए दुनिया अब हमें रेस्क्यू करे, जिस तरह के श्रीलंका कह रहा है, और फिर 54-55 अरब रुपए का एक रेस्क्यू पैकेज पकड़ना था।
और जिस तरह अरब $1 खाए गए थे कोरोना वैक्सीन के तहत आने वाले प्रोग्राम के, फिर उन 54-55 अरब रुपए का भी डकार मार के पतली गली से निकल जाना था, इस इनकलाब ने भी और इस इनकलाब को लाने वालों ने भी। और हो सकता है निकलने का प्रोग्राम मुलतवी हो जाता और यहाँ पे कोई सदारती निज़ाम की शक्ल के अंदर कोई सद्दाम, कोई कज़ाफ़ी, कोई अनवर सदात, कोई हुस्नी मुबारक जो था वो मुसल्लत कर दिया जाता या हो जाता। और ये जितने भी मैंने नाम दिए हैं ये सारे के सारे फ़ौज के बलबूते पे आए, फ़ौज के बलबूते के ऊपर मुसल्लत हुए और फ़ौज के बलबूते के ऊपर इन्होंने हमला किया। अपने लोगों को मारते रहे, कत्ल करते रहे, ख़वातीन को बांझ बनाते रहे, रेप करते रहे, लेकिन जैसे ही इन्हें बैरूनी हिद्दत और शिद्दत महसूस हुई ये मोम के पुतले की तरह पिघल गए। ये कितने शेर होते थे इराक़ का सद्दाम हुसैन की फ़ौज और उसकी खुफिया एजेंसी अपने लोगों को पकड़ के कत्ल करने में, उनके अज़ा काट काट के, जिस्म की पोर पोर काट के उन्हें मौत देने में। और इसके अंदर उसके अपने बेटे को और दामाद को भी, सद्दाम के दामाद को भी जो थी वो माफ़ी नहीं थी। लेकिन जैसे ही बैरून मुल्क से हिद्दत पड़ी तो ये मोम के पुतले की तरह ये भी पिघला, कज़ाफ़ी भी पिघला, अनवर वो जो क्या नाम है उसका यार, ये शाम वाला जो है वो बशार अल असद जो है, असदी भी पिघला, ये सारे पिघल गए। अपने लोगों के लिए ये बहुत शेर थे, इन्होंने अपने लोगों को पकड़ के रखा। ठीक है, तो ये वाली जो अनारकी थी। और इन तमाम ममालिक का जल्द या बदीर माजी करीब में या माजी बईद में रूस के साथ बड़ा क्लोज लाइजोन था। अनवर सदात ने रूस से ही मुख मोड़ के और सजदा किया था ना अमेरिका को। अगर तारीख़ में मैं आपको ले चलूँ तो ये बशार अल असद जो था, ये भी जो था इसका बाप जो था वो भी उधर रूस की तरफ ही सजदा करके नमाज पढ़ा करता था। सद्दाम हुसैन की भी यही हालत थी। तो ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे और इन्होंने अनारकी की तालीम जो थी वो रूस में हासिल की हुई थी। सोशलिज़म की जो आप अगर डेप्थ लर्निंग के अंदर जाएं या नॉलेज के अंदर जाएं तो आपको वहाँ पे अनारकी पैदा करना जो है वो फंडामेंटल नज़र आएगा। तो चूँकि यहाँ पे हुकूमत अपने हाथ में थी और अनारकी पैदा करना आसान था, तो नतीजे के तौर पे ये किया गया। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सारी दास्तान बोरिंग किस्म की कहानी आज लेके क्यों बैठा। तो आज ये कहानी लेके बैठने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर वो अनारकी पैदा करने की जब स्टोरी पकड़ी गई और ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ तो उसमें वो सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ऐसा शहबाज गिल फड़िया ऐसा सिरा हाथ आ गया। तो अब वो उससे फिर अब गिट होनी शुरू हो रही है और चीखें निकल रही। ठीक है, एक तो वो जो असासे मिलने थे, बैरूने और अंदरूने मुल्क कब्जे करने थे इन्होंने, और उसमें से लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगानी थी, वो निकल गए। और दूसरा, अनारकी पैदा नहीं होगी, इसका मतलब है कि इनका इक़्तिदार मुस्तकबिल में आने के इम्कानात नहीं हैं। फ़ौज के अंदर भी इनके वो थे जिसका उन्होंने बरमला इजहार फरमाया और उनको कहा कि वो उठ खड़े हों, और वो बात ना माने, थे या नहीं थे वो तो कहते हुए पाए गए। और इसके अलावा बाकी ज़िंदगी के हर शोबे में ये आपको अनारकिस्ट जो हैं ये मिलते हैं। जो जुर्म ये करते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं। ये उन अनारकिस्टों का पहला असूल है कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म करो इसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगाओ। ये अनारकिस्ट का पहला असूल है। और ये चूँकि अनारकिस्ट थे तो ये यही काम करते थे। रेप से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक, फ्रॉड से लेके चोरी तक, डकैती से लेके कत्ल तक, ये सारे काम खुद करते थे और इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते थे। प्रोपेगेंडा इतना करो कि वो सच नज़र आना शुरू हो जाए, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। ये काम ये करते थे और अभी भी करते हैं। हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनरी के ऊपर कतन डिपेंड ना करो, अपना पैरेलल प्रोपेगेंडा खड़ा करो, जिस तरह सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ा किया करती थीं वो इन्होंने किया हुआ है, अभी तक कायम है और सरकारी खर्चे से चल रहा है। अरसलान खालिद स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर जो है उसकी अनाउंसमेंट आ गई। ये जो ग्रोह है
ये अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने सर्वाइवल की और अपने भागने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई के अंदर अगर इसे अदारा जाती सपोर्ट अदलिया की तरफ से या किसी और अदारे की तरफ से मिल जाती है तो फिर आपका, मेरा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है अगले 40-50 साल के लिए बुक हो गया। और अगर इसके अंदर पाकिस्तान की रियासत और रियासत को एक रियासत के तौर पे कायम रखने वाले अदारे जीत जाते हैं तो आपको ये लोग जो हैं आपको अकूबत खानों में और जेल खानों में नज़र आएंगे। और पाकिस्तान की इतनी भी किस्मत हारी हुई नहीं है कि चंद हज़ार लोगों पर मुश्तमिल लोग जो हैं वो उठें और 24 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर अनारकी फैला के यहाँ पे सारा कुछ आई तई फेर दें, तैस नैस कर दें। ये 2 विलाग का क्रक्स जो था हमारे मुमताज़ भट्टी साहब का, चूँकि उस पर आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी तो मैंने कहा कि मैं आपकी ले आऊँ। चूँकि एक कड़ी उसकी पकड़ी गई है, 2 कड़ियाँ बाहर भाग गई हैं, ठीक है, और तीसरा जो है वो राहदारी ज़मानत के ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएँ। ये 4 जर्नलिस्ट थे उसके अंदर, ये विलाग से हमें पता चला है। वल्लाह आलम बिस्सवाब इसमें किस हद तक हकीकत है। हक़ाइक़ और कराइन तो यही बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें थीं, इन्नियाँ चीखां निकलियाँ ने, शहबाज गिल की इतनी औकात, हैसियत और बसात नहीं है कि उस पे इमरान ख़ान की इतनी चीखें निकलें या इमरानडुओं की इतनी चीखें निकलें, ठीक है। तो देखिए अब जब साकिब निसार साहब के जो जूनियर हैं, एसोसिएट हैं, जो कि इस्लामाबाद में इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, क्या साकिब निसार का बयानिया परवेल करता है और हमारी और आपकी किस्मत जो है वो ठोक दी जाती है, या फिर जो है ये रियासत अपने आप को असर्ट करती है और रियासत को चलाने वाले अदारे जो हैं वो डिफेंडिंग मोड से बाहर निकल के इसके बचाव के लिए सामने आ जाते हैं, जिसके लिए हम उनको पालते हैं, तनख्वाहें देते हैं, बड़े बड़े प्लाट देते हैं और रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी नौकरियां भी देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।